सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उसी वीडियो से रिलेटेड है, आगे की वीडियो है। वीडियो क्या थी हमारी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको बताया था, रोलेट एक्ट बताया था, बंग बंग आंदोलन बताया था, राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो हमारा चैप्टर था, नेशनल मूवमेंट एंड डिमोन ऑफ फुल फ्रीडम, है ना। तो उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक था वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया था। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारा पार्ट जो है, काफ़ी सारा टॉपिक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए थे। लेकिन अभी ये वीडियो जो होने वाली है यहाँ तक मैंने कवर कर दिया था। लखनऊ समझौता हो गया था, मैंने बोला था कि रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1917 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक पढ़ने की, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। रोलेट एक्ट के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और दंड दिए ही जेल में बंद कर सके। ये रोलेट एक्ट के अंतर्गत था, है ना। तो और रोलेट एक्ट के जो उद्देश्य मैंने आपको बताया था, एक उद्देश्य मैंने आपको कल बताया था, याद होगा आपको, गैर कानूनी सामग्री व प्रकाशन व वितरण करना या करने के लिए आप अपने पास रखना या अपराध होगा, ये मैंने बताया था आपको। और एक और उसमें आपका आता है, क्या आता है, क्रांतिकारियों के मुकदमे जो थे वो हाई कोर्ट के 3 जजों की अदालत में पेश हों। 3 जज होने चाहिए तभी पेश हो वहाँ पर, और तो शीघ्र ही उनका फैसला कर दिया जाएगा। यानी कि एक जज तो सोच नहीं पाएगा, 3 जज होंगे तो वो जरूर से जरूर जल्दी फैसला करेंगे। और निचली अदालत जो थी, जो नीचे की अदालत थी, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि उन्हें नीचे अदालत में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं थी, ताकि अपील की भी कोई गुंजाइश ना रह सके। ये रोलेट एक्ट का उद्देश्य था। और एक रोलेट एक्ट का उद्देश्य जो था वो था कि जिस व्यक्ति पर राज्य के विरुद्ध अपराध करने का संदेह हो, उससे जमानत ली जा सके और उसे किसी विशेष स्थान पर जाने तथा विशेष कार्य करने को रोका जा सकता है। ये रोलेट एक्ट के कुछ उद्देश्य थे, है ना। और यहाँ पर बात करते हैं कि 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया। और उसके बाद सरकार इस जन आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी, और उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को ऐसे कुचलने का प्रयास किया जिसने दमन के इतिहास में नए अध्याय जोड़े हैं। दमनात्मक नीतियों तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, नाम सुना होगा, और डॉक्टर सत्यापाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। जनरल डायर ने सभा के आयोजन को सरकारी आदेशों की अवहेलना माना तथा सभा स्थल को सशक्त सैनिकों के साथ घेर लिया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के शांतिपूर्ण ढंग से चल रही सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, ये था। और इसी घटना में क्या हुआ था? इसी घटना में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे, मतलब सभी शामिल थे उस जगह पर। और यह घटना आधुनिक भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, है ना। और वैसे भी यहाँ पर मैंने आपको बताया बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे भी पूरे भारत में एक प्रमुख त्यौहार है, वो मनाया जाता है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि महिलाएं, युवा, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल होंगे, है ना। त्यौहार में तो सभी शामिल होते हैं, परंतु विशेष करके पंजाब और हरियाणा के किसानों सर्दियों में रबी की फसल काट लेने के बाद वे नए साल की खुशियाँ मनाते हैं। तभी तो आती है ना बैसाखी, तभी तो मनाते हैं। जब किसान क्या करते हैं, सर्दियों में रबी की फसल काट लेने के बाद वो नए साल की खुशियाँ मनाते हैं। और इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खसला पंथ की भी स्थापना की थी। याद रखिएगा आप लोग, इसी दिन क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी दिन, इससे पहले 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा होता नहीं, खालसा शायद उसी को कहते हैं जो लोग रखते हैं ना तलवार टाइप में, पंजाबी, शायद उसी को कहते हैं। इसलिए बैसाखी पंजाब के आसपास प्रदेशों में सबसे बड़ा त्यौहार ये मनाया जाता है। इसे सिख के सामूहिक जन्मदिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना।
और अब बात आती है जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था भारत के पंजाब प्रांत अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग जो है उसमें हुआ था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो उससे आपका सारा कुछ जो है वो कहानी के माध्यम से बता दे रहा हूँ, वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो भारत के पंजाब प्रांत जो था, पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर वहाँ पर है ना, स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। क्योंकि वहाँ पर जमाव इकट्ठा था, युवा, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे उसमें। और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। जनरल डायल नामक एक अंग्रेज ऑफिसर जो था, उनके कारण मतलब उस सभा में उपस्थित भीड़ में गोलियां चलवा दी थी जनरल डायल ने। जनरल डायल ने ही गोलियां चलवाई थी, जिसमें क्या हुआ था, 1000 से अधिक व्यक्ति जो थे वो मारे गए थे। उसमें जो ये मैंने बताया ना, उसमें युवा भी, बूढ़े, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। और उसी में 2000 से अधिक जो थे वो घायल भी हुए थे। और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर जो थे वो कार्यालय में वो 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज में इस अभिलेख को, इस घटना को 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात को स्वीकार करते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें से 337 पुरुष थे, 41 नाबालिग थे और नाबालिग लड़के थे, और एक 6 सप्ताह का बच्चा था, 6 सप्ताह का एक बच्चा भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब कुल टोटल जो थे अनाधिकारिक रूप से जो आंकड़े थे उसके, वो 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 2000 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। अब इसी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधि नाइटहुड को वापस कर दिया था। नाइटहुड को वापस कर दिया था। जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इस हत्या के विरोध में उन्होंने, विरोध के स्वरूप में उन्होंने अपनी नाइटहुड जो थी उसको, उपाधि जो थी उनको दी गई थी, उसको वापस कर दिया था उन्होंने। 1997 में क्या हुआ था, 1997 में महारानी एलिजाबेथ जो थी, महारानी एलिजाबेथ जो थी ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि जो थी उन्होंने दिया था। 2013 की बात करते हैं, जो कि 2013 में क्या हुआ था, 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविस कैमरॉन जो थे, डेविस कैमरॉन नाम सुना होगा आपने, क्या नाम था, डेविस कैमरॉन जो थे इस स्मारक पर आए भी थे अभी 2013 में, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। विजिटर्स बुक ने उन्होंने लिखा भी था, और ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना भी थी। ब्रिटिश के इतिहास में सबसे बड़ी ये शर्मनाक घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, है ना। और ये क्यों हुआ था, क्यों करवाया गया था, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने उपस्थित भीड़ में गोलियां चलवा दी थी। मतलब ये हो रहा था ना कि जो क्या बोलते हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं हम, रोलेट एक्ट था, वो हम लोग नहीं मानेंगे, उसको वापस करिए, ऐसा हो रहा था। मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून भी कहा गया इसको, है ना। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे जो हमारा है वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात की गई 1919 से 1922, ठीक है ना। ये जो चला था 1919 से 1922 भी, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप लिख लीजिएगा 1919 से 1922, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीय मुसलमान तुर्की के प्रति होने वाले व्यवहार से क्षुब्ध थे और युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने 2 आश्वासन दिए थे। कौन कौन से, युद्धोपरांत तुर्की को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, युद्ध के उपरांत। दूसरा था यहाँ पर कि वहाँ के खिलाफ की स्थिति, वहाँ के खलीफा की स्थिति के बारे में ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार इन वादों से मुकर गई, है ना। ये था, कौन से आंदोलन की बात की गई है, तो मेरे भाई खिलाफत आंदोलन की बात की गई है, जो कि खिलाफत आंदोलन जो था
वो 1919 से लेकर के 1922 ईस्वी तक का सूत्रपात भारतीय मुसलमानों की एक बहुसंख्यक वर्ग के राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। और इसमें आपको पता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट की थी। खिलाफत आंदोलन में किसने की थी? गांधी जी ने की थी, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसी स्थिति में भारतीय मुसलमानों का असंतोष अपने चरम पर था। महात्मा गांधी ने आह्वान पर हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया। 1919 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने भेजा गया, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला था। और भी क्या हुआ था कि जो आंदोलन था, आंदोलन का सूत्रपात प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सीवर्स की संधि, नाम सुना होगा आपने, है ना, पढ़ा भी होगा। सीवर्स की संधि, तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीने गए थे इसमें। और उसी के अंतर्गत क्या हुआ था? उसी के अंतर्गत आपका 1918 से 1919 के मध्य भारत खिलाफ आंदोलन जो था वो मौलाना अब्दुल अली और शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से जोड़ पकड़ा गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से भी जोड़ पकड़ा गया था। और यहीं पे बात करते हैं कि सितंबर 1919 में खिलाफत समिति का गठन भी हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1919 में, याद रखिएगा आप लोग, कब हुआ था? सितंबर 1919 में। डेट मुझे नहीं याद है। और इसी में अगर हम बात करते हैं गठन हुआ था। और दिल्ली में 25 नवंबर 1919 को खिलाफत जो समिति थी उसके सम्मेलन की जो अध्यक्षता था, ठीक है ना, वो महात्मा गांधी ने की थी। इसकी अध्यक्षता कितनी की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और मार्च 1920 में इलाहाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों को संयुक्त बैठक में असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाए जाने का निर्णय किया गया था। ये भी लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ में एक और लाइन की बात यहाँ पर की गई है। क्या की गई है? अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका जो उनकी थी, उनकी पत्रिका एक थी अल हिलाल एवं कामरेड के मध्य में, ठीक है ना। एक पत्रिका क्या थी इनकी? पत्रिका अभी मैंने आपको बताया ना, क्या थी? अल हिलाल थी और एक कामरेड थी। क्या थी? कामरेड थी। कामरेड के मध्य में सहयोग किया। और 1924 ईस्वी में यह आंदोलन उस समय समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। उस समय क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और खिलाफत आंदोलन पर उभारे जाने के लिए दक्षिण भारत में मालाबार में भीषण हत्याकांड हुआ, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता, ठीक है ना, मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर मई 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। अभी मैंने आपको बताया। इस समिति ने अपने कार्यक्रम में सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में स्वराज के साथ खिलाफत का प्रश्न भी जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद चालू होता है हमारा असहयोग आंदोलन जो है। असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन जो था वो आरंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो था वो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त याद कर लीजिएगा आप लोग, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आत्मनिर्णय की भावना को बल मिला। इसके साथ ही रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ तथा खिलाफत के विवाद आदि घटनाओं से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया। यानी कि असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, स्वराज की मांग को लेकर के किया गया था, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। असहयोग आंदोलन यानी कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का भी आरंभ किया था इन्होंने, है ना। और जनता इन घटनाओं के लिए सरकार से खेद प्रकट करने की अपेक्षा कर रही थी। इसके पश्चात इसके विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन के एक और चक्र के प्रारंभ के लिए तैयार थी। यानी कि 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे,
में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया। यानी कि सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति का सहारा लिया और आंदोलन के स्वरूप में स्थान परिवर्तन के साथ साथ भिन्नता आई। उसके बाद यहाँ पर 5 फरवरी को क्या हुआ? 5 फरवरी को चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई और किसानों की खुद भीड़ ने थाने पर हमला करके थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। ठीक है ना, कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिसकर्मी जो मारे गए थे। और गांधी जी चूँकि हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय भी किया था। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि विदेशों में भारतीय संगठन कौन कौन से हैं, है ना। ये भी हमारे लिए जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, संगठन एक तरफ दिया गया, एक तरफ संस्थापक दिया गया, वर्ष दिया गया और देश दिया गया। किस देश में है उस देश की भी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर पहले इंडिया हाउस जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा 1904 में लंदन इंग्लैंड में है। अभिनव भारत जो है वो वीडी सावरकर 1906 इंग्लैंड में ही, लंदन में ही है। गदर पार्टी लाला हृदयलाल 1907 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। मैंने आपको बताया था ना, लाला हृदयलाल जो अमेरिका से थे, मतलब अमेरिका में उन्होंने एक पार्टी चलाई थी। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो है लाला हृदयलाल जो जर्मनी में बर्लिन में 1914 में, और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एंड गवर्नमेंट जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप 1915 में काबुल अफगानिस्तान में चलाई थी। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो थी रास बिहारी बोस 1942 टोक्यो जापान में चलाई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर साइमन आयोग। साइमन आयोग जो है वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। साइमन आयोग, है ना, साइमन आयोग जो है वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। साइमन यानी कि 1919 के अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों पश्चात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा तथा उसमें परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत 1929 में एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी, है ना, की जानी थी। और अब बात करते हैं यहाँ पर कि साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन की घोषणा या साइमन आयोग, साइमन कमीशन एक ही चीज़ है, तो उसकी घोषणा तो आपको पता ही है कब हुई थी, है ना। अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन ने निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 को किसकी, साइमन कमीशन की जो थी वो इंडियन इंस्टीट्यूट आयोग की नियुक्ति कर दी और 7 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर यह साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से विख्यात हुआ, है ना। यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। और इसे क्या इसे ये भी माना जाता है कि इसी कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को हुई थी। 1919 में भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था लागू की गई थी। 10 वर्ष उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया गया जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। ठीक है। और ये भी यहाँ पर कहा गया था कि कमीशन के भारत में आगमन से पूर्व भी इसका विरोध प्रारंभ हो गया था। यानी भारत पे आने से पहले इसका विरोध प्रारंभ हो गया था कि देश के सभी प्रमुख नगरों में नवयुवकों ने जो था हड़ताल करके और काली झंडियाँ दिखाकर और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इनका स्वागत किया था, है ना। यानी कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इस आयोग का बहिष्कार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और 3 फरवरी 1928 को समय साइमन आयोग भारत आया और साइमन आयोग के भारत आने पर देश के सभी नगरों में हड़तालों एवं जुलूस का आयोजन किया गया था, काली बत्ती बांधकर, मैंने अभी आपको बताया। और जनता के विरोध में कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम
दमन तथा पुलिस कार्यवाहियों का सहारा भी लिया था। आगे बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट भी एक इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कि 1928 में आया था। 1928 में तत्कालीन भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड जो थे वो भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। नेहरू रिपोर्ट की बात की गई यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि नेहरू रिपोर्ट साइमन आयोग की नियुक्ति और विरोध के पश्चात भारतीय सचिव ने भारतीयों की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्हें अपने लिए एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती दी थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 19 मई 1926 को किया गया और इस सम्मेलन के अंत में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, है ना। यानी कि बात करते हैं यहाँ पर कि क्या बोलते हैं कि 10 मई 1928 को क्या हुआ था। 10 मई 1928 को बम्बई में दूसरी बैठक हुई थी। इसमें पहली बैठक हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक जो हुई थी वो 10 मई 1928 को बम्बई में दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें 8 व्यक्तियों की एक समिति भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया था। और यह सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया और इसमें कौन कौन थे? अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस और MSNE मंगल सिंह थे और स्वैप कुरैशी थे, GI प्रधान तथा तेज बहादुर शप्रू उप समिति के अध्यक्ष में ये सभी थे। उसके बाद क्या हुआ था कि अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की थी, जिससे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा, है ना। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद लखनऊ में डॉक्टर अंसारी जो थे, इनकी अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था इसमें। उसके बाद इस समिति ये मैं आपको बताया ना, ये कब स्वीकार किया गया था? 10 अगस्त 1928 को। कब स्वीकार किया गया? 10 अगस्त 1928 को लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन किसके समक्ष हुआ था, मतलब किसके उपस्थिति में हुआ था? तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि रिपोर्ट में भारत के यानी कि लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये सारा मैं आपको अपने मन से बता चुका हूँ, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भी एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पर बात की गई है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जी हाँ, फरवरी 1930 में, जी हाँ, फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की संपूर्ण शक्ति महात्मा गांधी के हाथ में सौंप दी गई। गांधी जी ने क्या किया? 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष अंतिम चेतावनी के रूप में अपनी 11 सूत्र मांग रखी और जिसे अस्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी। उसके बाद लॉर्ड इरविन द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद गांधी जी के समक्ष आंदोलन शुरू करने की अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। उसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 स्वयं सेवकों के साथ दांडी के लिए यात्रा शुरू की और 24 दिनों में दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया। उसके बाद बंगाल में भी यही हुआ था, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो इरविन था, है ना, यह आंदोलन तीव्र गति से देखकर लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से समझौते का प्रयास भी किया था, लेकिन सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि हानि उठाने वालों को हर्जाना मिलेगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पर बात आती है गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए, सम्मेलन तिथियाँ, वायसराय कौन था, उद्देश्य क्या था, टिप्पणी क्या थी, वो सारा आप यहाँ पर अब देखने वाले हो। सबसे पहला जो था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931, लॉर्ड इरविन
यानी कि साइमन आयोग के सुझावों पर विचार करने के लिए। पहला टिप्पणी थी वो कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। दूसरी, इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तीसरा यहाँ पर क्या था, इसमें कुल 89 सदस्य शामिल हुए थे। द्वितीय जो था वो था सितंबर और दिसंबर 1931, यानी कि लॉर्ड विलिंगडन ने किया था संघीय ढांचे पर विचार करना तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु, है ना। यानी कि पहला यहाँ पर इसमें ये था कि कांग्रेस ने इसमें भाग लिया, और दूसरा यहाँ पर क्या था कि इसमें कुल 107 सदस्य शामिल हुए। तीसरा, इसमें किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाई थी, मतलब जहाँ पे कांग्रेस आएगा वहाँ पर कोई भी सहमत नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तृतीय की। तृतीय यहाँ पर है कि नवंबर में हुई थी, नवंबर से दिसंबर 1932, यानी लॉर्ड विलियंगडन आए थे। और उसके बाद भारत में शासन सुधारों पर विचार करने हेतु इसमें कुल 46 सदस्य ने भाग लिया था, और दूसरा कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है ना, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। गांधी इरविन समझौता जो था वो 25 जनवरी 1931 को गांधी जी के तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए थे। गांधी इरविन समझौता यही था, है ना। यानी कि 5 मार्च 1931 को इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। कहीं कहीं पर आपको 5 मार्च मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 13 मार्च मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 5 मार्च मिलेगा, दोनों एक जगह पर नहीं मिलेंगे ऑप्शन में। कहीं कहीं आपको 5 मार्च, कहीं कहीं पे आपको 13 मार्च मिलेगा। इस समझौता के तहत लॉर्ड इरविन ने निम्न आश्वासन दिए थे। कौन कौन से आश्वासन दिए थे? पहला दिया था कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। तो यहाँ पर रिहा अभी मैंने आपको बताया था, बिना शर्त के कारावास से रिहा कर दिए गए थे, ठीक है। दूसरा था आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाना। तीसरा था आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति उनके स्वामियों को वापस कर दी जाएगी तथा जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई है उन्हें हर्जाना दिया जाएगा। चौथा था समुद्र तट के निकट रहने वाले लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए बिना कोई कर दिए नमक एकत्र करने तथा बनाने दिया जाएगा। पांचवा था यहाँ पर सरकार मादक द्रव्यों तथा विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं करेगी। छठा नंबर था जिन सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान नौकरी से त्याग पत्र दिया था उन्हें नौकरी में वापस लेने में सरकार उदार नीति अपनाएगी। और इसी में क्या था कि कांग्रेस कार्यकारी समिति गांधी जी ने वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 17 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन जो थे उनसे भेंट की। उनसे बातचीत 15 दिनों तक चली थी। इसके परिणाम 13 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको 5 मार्च मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 13 मार्च भी मिलेगा, है ना। और आपातकालीन अध्यादेश जो थे उनको वापस लेने की बात यहाँ पर की गई थी, किंतु वायसराय गांधी जी ने 2 मांगे अस्वीकार कर दी थी। इन्होंने 2 मांगे जो गांधी जी इसमें जो मांगे थे, इन मांगों में से 2 मांगे जो थी वो उन्होंने वापस कर दी थी, मतलब अस्वीकार कर दी। कौन कौन सी? पहली कि पुलिस ज्यादतियों की जांच कराई जाए, ये उन्होंने वापस कर दी थी। और भगत सिंह तथा उनके साथियों को फांसी की सजा कर दी जाए, ये उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, है ना। 2 अस्वीकार की थी। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया जाएगा, है ना, ये दिया था। और उन्होंने कहा था कि अप्रैल 1931 में लॉर्ड इरविन त्याग पत्र देकर चले गए थे, ये था। और उसके बाद एक और इसमें इन्होंने किया था कि अल्पसंख्यक वाला मामला, यानी कि इसमें मुद्दे जो थे वो शामिल नहीं किए। मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं है, ठीक है ना, वैसे मुझे इंक्लूड है क्या वो मुझे याद नहीं है, फिलहाल एक याद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया जाएगा, ये कहा था उन्होंने। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पूना समझौता 1932। पूना समझौता अगर देखते हैं बड़ा नहीं है, बड़ा है। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो पूना समझौता से हम लोग आगे जितना भी हमारा पोर्शन बचेगा वो सारा क्लियर करेंगे।
30 मिनट की वीडियो हो गई। उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।